अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं इस मैकेनिज्म की। तो देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म पूरा हार्ट फेलियर का ही पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम समझ लेंगे तो ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझा दें कि जब हमारा हार्ट फेलियर होता है तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म काम करते हैं, एक होता है न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस और दूसरा होता है हीमोडायनेमिक स्ट्रेस। क्योंकि हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो ये स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो देखिए न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस जो होते हैं, यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है और रास एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और एनपी बीएनपी भी सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर होते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इस वजह से हमको कैटाकोलामाइन का सीक्रेशन देखने को मिलेगा, और रास एक्टिवेट होगा, इस वजह से देखिए हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और हीमोडायनेमिक स्ट्रेस में देखिए हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए जब हमारा न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस एक्टिवेट होगा तो सिंपैथेटिक टोन सबसे पहले इंक्रीज हुई, तो सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होगी यानी यहाँ पे कैटाकोलामाइन इंक्रीज हुए, तो कैटाकोलामाइन बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे हार्ट में। ठीक है, हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे, और जब हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे तो देखिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ही इंक्रीज कर दिए, तो हार्ट अब ज्यादा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये एसए नोट पे भी वर्क करेंगे और हार्ट रेट को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कैटाकोलामाइन देखिए हार्ट पे दो काम किए कि एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा दिए और हार्ट रेट को भी बढ़ा दिए। और ये देखिए अब हार्ट रेट क्या करेगा कि मेंटेन कार्डियक आउटपुट, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है यही तो नहीं जनरेट हो पा रहा था ना, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ये जो डिमांड हमारी ऑक्सीजन की पूरा होगी, तो इसी को पूरा करने के लिए हमारा ये न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस जनरेट हुआ था, तो हार्ट रेट अब इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो मेंटेन कार्डियक आउटपुट, तो इस तरीके से कार्डियक आउटपुट हुआ। और देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज हुई तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा करेगा, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से मेंटेन कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और हार्ट रेट दोनों इस तरीके से इंक्रीज हुआ, तो इस तरीके से कार्डियक आउटपुट यहाँ से इंक्रीज हो गया, और ये कार्डियक आउटपुट बीपी को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना, तो तभी हमको यहाँ पे परेशानी देखने को मिलती है, हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो गया, और यही देखिए कैटाकोलामाइन ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे वेसल्स पे वर्क करता है, वेसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं वहां पे वर्क करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इस वजह से देखिए हमको आर्टेरियल टोन इंक्रीज देखने को मिलेंगी, तो आर्टेरियल टोन इंक्रीज हो जाएंगी, इस वजह से भी हमको डायस्टोलिक बीपी जो है ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टेरियल टोन भी ओवरऑल बीपी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और ये जो रास एक्टिवेट हुआ, तो रास जब एक्टिवेट होता है क्योंकि रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है, और रीनल परफ्यूजन जब कम होता है इस वजह से रास एक्टिवेट हो जाता है। और जब रास एक्टिवेट होगा तो देखिए रास एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन करता है, रास में पूरी है ना, तो रास में देखिए एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन होता है, एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, रास हम अलग से बात किए हैं। तो इसमें क्या किया कि रास और एडीएच भी एक्टिवेट होता है, तो रास और एडीएच दोनों क्या करेंगे कि ये अपने रिसेप्टर पे वर्क करेंगे। एंजियोटेंसिन देखिए 1 रिसेप्टर पे वर्क करेगा, और एडीएच जो होता है ये V1 रिसेप्टर पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे वर्क करेगा, इस वजह से हमको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा तो ये कि आर्टेरियल टोन को ये इंक्रीज करेंगे, और देखिए वेनस टोन को भी इंक्रीज करेंगे। वेनस ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है चाहिए ये वेनस टोन को भी इंक्रीज करेंगे, और वेनस टोन का भी हम बताते हैं। तो ये वेनस टोन को इंक्रीज किए, और देखिए ये एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन और एडीएच ये तीनों क्या करते हैं, इंक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन ये दोनों सोडियम और वाटर दोनों का रिटेंशन कराते हैं, जबकि ये एडीएच जो होता है V2 पे वर्क करता है और प्योरली वाटर का रिटेंशन कराता है। तो ओवरऑल क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, और जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट में देखिए वेनस रिटर्न जो होगा बढ़ जाएगा। तो जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा यानी प्रीलोड हार्ट का बढ़ गया, तो ज्यादा ब्लड हार्ट में यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा और ज्यादा हार्ट पंप करना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो थोड़ी देर के लिए रहे तो अच्छा रहे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जब लंबा हो जाता है ना तो यहाँ पे हमको परेशानी देखने को मिलती है। हम बताते हैं कैसे होता है। तो ये होगा ना, हम सारी चीज़ बता दिए कि यहाँ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ, और देखिए वेनस टोन जब इंक्रीज होती है तब भी हमको क्या होगा कि हमको मालूम है कि जो हमारा मोस्टली ब्लड रुका रहता है, जो पुल होता है ये वेनस साइड होता है, जब वेन कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमको ब्लड इधर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेनस रिटर्न ओवरऑल हमको बढ़ता दिखाई देगा। तो ये इस एक तरीके से ना डिफेंस मैकेनिज्म ही तो हमारी बॉडी का है, लेकिन जब बहुत लंबा होता है ना तब यहाँ पे हमारे हार्ट को मतलब थोड़ी देर के लिए आपको भी किसी चीज़ के लिए बनाया गया है, आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा काम कराया जाए तो ठीक अच्छा है, लेकिन मतलब आपको उसी पे पेस दिया जाए, उसी पे लगाया जाए, तब क्या है कि आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। आप जिस काम के लिए आपको वहाँ पे ढकेल दिया गया है उसी तरह आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे। तो यही है कि हार्ट को जब बराबर यही चीज़ दे दिया जाएगा तो हार्ट में रिमॉडलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। तो देखिए यहाँ से सारी चीज़ वेनस टोन जो इंक्रीज होगी ये प्रीलोड को बढ़ाएगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा ये भी प्रीलोड को बढ़ाएगा, और ये देखिए ये सारा मैकेनिज्म है। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है ना, स्ट्रेस ज़्यादा होते होते तो क्या होगा कि कार्डियक रीमॉडलिंग हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कार्डियक रीमॉडलिंग देखने को मिलती है, और ये डिक्रीज कार्डियक आउटपुट करेगा, और जब कार्डियक रीमॉडलिंग होगी यानी कार्डियक में परेशानी अब देखने को मिल रही है तो फिर क्या है कार्डियक आउटपुट और कम होगा, फिर और स्ट्रेस जनरेट होगी, तो ये साइकिल इस तरह चलती रहेगी और आए दिन हमारे हार्ट की कंडीशन खराब होती जाएगी। तो ये इस तरीके से पूरा हार्ट फेलियर का
प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हम यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बता दिए कैसे कैसे होता है। और अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया सिस्टोलिक डिस्टोलिक हम दोनों की अच्छे से बात कर चुके हैं, दोनों का ग्राफ देख लिए, दोनों का मैकेनिज्म पूरा दिखा दिए। अब देखिए राइट हार्ट फेलियर मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट हार्ट फेलियर। अच्छा यहाँ पे राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर क्यों देखने को मिलता है ये बताया जा रहा है कि मोस्टली हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और जो लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा क्योंकि मेन पंप सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो इसी का काम करना होता है, तो मोस्टली हमको इसी का फेलियर देखने को मिलता है। और जब ये फेलियर होता है तो ये पूरा कंजेशन इधर हो जाता है, इस वजह से हमको राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि राइट हार्ट फेलियर मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से मोस्टली हमको राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमको आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है कोई पल्मोनरी काज की वजह से, तो इसको हम कोर पल्मोनल बोलते हैं, ठीक है। तो कोर पल्मोनल ये हम तब बोलते हैं जब आइसोलेटेड हमारा राइट हार्ट फेलियर हो, तो ये हमारा कोर पल्मोनल, ये अलग से टर्म आता है। अगर खाली राइट हार्ट फेलियर हो रहा है किसी पल्मोनरी काज से तो इसको हम कोर पल्मोनल बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, ये चीज यहाँ पे हो गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे हम बता दिए। बस यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म फिर से वही